हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जो येलो बुक है अंकित पाटीदार की। जो येलो बुक है उसकी बात करेंगे और उसमें इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल को स्टडी करते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल वह था जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं और यह पूर्णतः असभ्य थी, सभ्य नहीं थी। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। पुरापाषाण का जो टाइम है वो अज्ञात काल, कोई पता नहीं कब से, अज्ञात काल से लेकर और 8000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल का जो टाइम है वो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण का काल का टाइम है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। आग का आविष्कार जो हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। लेकिन आग का जो यूज हुआ, जो यूज उसने सीखा, जो प्रयोग करना सीखा, वो नवपाषाण काल में सीखा। पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन क्वेश्चन है इसकी। एक एक लाइन में प्रश्न है, तो आप एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही सुपर बुक है येलो बुक। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी थी। यानी कि घर कब बनाना सीखा? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। तो किसको बनाया था? कुत्ते को। किसको पालतू पशु बनाया था? सबसे पहले कुत्ते को। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो नवपाषाण काल था, उसमें अच्छे अच्छे आविष्कार हुए, जैसे कृषि का आविष्कार हो गया, घर बनाने की प्रवृत्ति हो गई, या फिर आग का प्रयोग हो गया। ये सब नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार था। यानी कि पुरापाषाण काल में सिर्फ शिकार करता था। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़। तो ये क्वेश्चन आया भी है कि कृषि का पहला कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? गेहूं थी। गलती से जौ मत लगाना, जो इसका आंसर नहीं है, गेहूं। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने होते हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के वे होते हैं जिन पर सिर्फ चिन्ह बने हुए हैं, इन पर कोई लेख नहीं लिखा हुआ है, वो कहते हैं आहत सिक्के। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। लोहे का उपयोग कब हुआ था? 800 ईसा पूर्व में। अब मैं बात करता हूँ आपके प्रमुख वेदों के बारे में। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। यानी कि वेद का अर्थ क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 है। पहला है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं। इन रचनाओं को ऋचाएं भी बोलते हैं। क्या? ऋचाएं। ऋचाएं भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं, तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 90 मंडल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। अगर आपसे पूछी जाए कि 9th मंडल में क्या है, तो सोम देवता का वर्णन मिलता है। सोम देवता का वर्णन किस में मिलता है? 9th मंडल में। और ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र है? 21 नदियों का जिक्र है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 30वें मंडल में मिलता है। और 3rd मंडल में क्या मिलता है? गायत्री मंत्र। कौन सा? गायत्री मंत्र। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन बने हैं पिछले सालों में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच के युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी
तथा यह परसुणी नदी पर लड़ा गया था। देखो इसे क्वेश्चन बनाया है कि 10 राजाओं के बीच हुआ था, तो इसको दशराज का युद्ध भी बोलते हैं। दशराज का युद्ध, दशराज का युद्ध कहाँ हुआ था? क्वेश्चन बनता है कि परसुणी, यानी कि परसुणी नदी को ही क्या बोलते हैं? रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था दशराज का युद्ध। और ये कौन से मंडल में इसका जिक्र है? तो वो 7वें मंडल में इसका जिक्र है। यजुर्वेद, यजुर्वेद यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। पहला ऐसा वेद जो गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया है, उसका नाम है यजुर्वेद। इसके दो भाग हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है यज्ञ। क्या? यज्ञ। यज्ञ के बारे में वर्णन है इसमें, यानी कि यज्ञ के बारे में किसमें वर्णन है? इसमें यजुर्वेद में। सामवेद की बात करते हैं, तो सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है और इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सामवेद में क्या मिलेगा? सामवेद में सॉन्ग मिलते हैं, सॉन्ग म्यूजिक के बारे में वर्णन। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जबकि ऋग्वेद में कितनी है? 10,462 ऋचाएं, जिसमें मात्र 78 ही नहीं है, बाकी शेष ऋग्वेद से ले ली गई है। इससे इसमें कितनी? 78 नहीं है, बाकी सारी ऋग्वेद से कॉपी कर ली है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया। तो सबसे पहले कौन सा लिखा गया? ऋग्वेद। और सबसे लास्ट में कौन सा लिखा गया है? अथर्ववेद। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, जैसे किसी भी चीज की दो ब्रांच है, तो इसकी भी दो ब्रांच है, पिप्पलाद एवं सौनक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अथर्ववेद की दो शाखाएं पूछी जा सकती हैं, पिप्पलाद एवं सौनक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसका आंसर गलती से ऋग्वेद लगा देते हैं हम लोग, तो ऋग्वेद ब्रह्मवेद नहीं बोलते, ये गलत है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद बोला जाता है। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा तथा समिति किसकी है? प्रजापति की दो पुत्री। अच्छा, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। वेदांग जो है वेदों की अंग है। पहली शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, पांचवा निरुक्त और छठवां छंद। 6 वेदांग हैं। पुराणों की कितनी संख्या? पुराणों की 18 पुराण हैं, जिसमें गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण ये इंपॉर्टेंट हैं। पुराणों की रचयिता किसे बोला जाता है? लोहमर्ष को बोला जाता है। और पुराणों में सबसे प्राचीन जो कौन सी पुराण है? मत्स्य पुराण। वाकई में आपको मत्स्य पुराण को पढ़ना चाहिए। अगर हिंदू धर्म को समझना है तो मत्स्य पुराण बहुत ही अच्छी बुक है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। जो वर्तमान उपलब्ध के पुराण हैं वो गुप्त काल के हैं। और विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है, और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि विष्णु है तो विष, अब मोर जो है वो सर्प को भी खा जाती है, यानी कि सर्प के विष को भी खा जाती है, तो मौर्य वंश से हो गया विष्णु पुराण। मत्स्य, मत्स्य का संबंध मछली, अब 7 मछली मैंने मार दी तो मतलब सातवां अंक का हो गया मत्स्य पुराण। और वायु तो भाई साहब गुप्त होती है, वायु क्या होती है? गुप्त होती है, तो वायु का संबंध हो गया गुप्त वंश से। तो वायु गुप्त वंश का, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश में, और विष्णु पुराण मौर्य वंश के आसपास लिखी गई। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसको आप कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? अर्थशास्त्र में राजनीति का वर्णन है। किसका? राजनीति का। गलती से ये मत कर देना कि इकोनॉमिक्स का वर्णन है। इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है भैया, ये राजनीति की है, किस तरीके से हमें अपने राज्य चलाना चाहिए। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन, इसमें मौर्यकालीन, इसमें जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है इम्पोर्टेंट, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ है, और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। किसने लिखी है राजतरंगिणी? कल्हड़ ने लिखी है, और इसमें क्या मिलता है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि। और यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है।
यानी कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया है। तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो वो है मनुस्मृति, मनुस्मृति। इसके लेखक कौन है, और जैन साहित्य, अब जैन साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है ये। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, और यह भद्रबाहु द्वारा रचित है। तो जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में, और जबकि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। देखो, जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि आगम जैन साहित्य से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं, किसमें, जातक कथाओं में। कुछ ये इंपोर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नगर है, ये सिटी है, ये गांव नहीं है, ये सिटी है। तथा जिसे मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असम में पाए जाने वाला गिबन, गिबन क्या है, एक भारत का एकमात्र कपि है। भारत में एकमात्र बंदर कौन है, गिबन। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होती है। सबसे पहली, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह फर्स्ट सिटी था, फर्स्ट स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से लेके कितना, 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा टीले के सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा खोजे गए। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया गया, चार्ल्स मेसन ने। और हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। इन लोगों को तांबे और टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। यानी कि सीयू में अगर हम एसएन मिला दें तो क्या बनेगा, कांसा बनेगा। क्या बनेगा, कांसा। यानी कि कॉपर में अगर हम टिन मिला दें तो कांसा बनेगा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ थे तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक नगरीय सभ्यता थी, और सभ्यता के निवासी कौन थे, द्रविड़। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, इसको गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की गोदीवाड़ा पूछूं तो लोथल, या फिर बंदरगाह पूछूं तो लोथल, यहीं से इसका व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक। चित्रात्मक है, अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं गई है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, बट अभी तक क्या नहीं गई है, पढ़ी नहीं गई है। भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति अपनाई गई। अच्छा, सिंधु सभ्यता में जो समाज था तो वो मात्र सत्तात्मक था। यानी कि यहाँ माता का प्रभुत्व था, माँ का प्रभुत्व था, और मात्र सत्तात्मक समाज था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखो, मोहनजोदड़ो से जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, और सेंदवदासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। तो सेंदववासी किसको बोलते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सेंदववासी बोलते हैं। और ये किस पद्धति का प्रयोग करते थे, दशमलव पद्धति। और घर बनाने के लिए कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ पे, लोथल में। लोथल क्या है, लोथल एक बंदरगाह है, बंदरगाह। लोथल कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में है। हाँ, गुजरात में। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले। अगर मैं आपसे पूछूं कि गाय के कोई साक्ष्य मिले हैं क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो गाय के कोई साक्ष्य नहीं मिले। सिंधुवासी बतख को, किसको, बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए। कालीबंगन कहाँ है, ये राजस्थान में है। यहीं से जो है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। और काली चूड़ियां भी यहीं से प्राप्त हुई हैं।
काली चूड़ियों के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो काली चूड़ियां और जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से? एक तो हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। आपको पता होगा जब ये सिंधु नदी जाती है तो इसकी 5 सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। ये पाकिस्तान में जाती है ना। तो एक तो हो गई तुम्हारी झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। ये 5 सिंधु घाटी की 5 सहायक नदियां हैं सिंधु सभ्यता, वो सिंधु नदी की, जो कि चीन तिब्बत से निकलती हुई भारत से होती हुई, भारत के लद्दाख से होती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो जो हड़प्पा शहर है वो पाकिस्तान की किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। जो मोहनजोदड़ो शहर है जिसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, वो पाकिस्तान में ही और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में, जो कि सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगन। कालीबंगन मैंने पहले भी बताया आपको। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। रोपड़, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे। जो व्यास और सतलज, सतलज नदी पंजाब से होकर गुजरती। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात में, जो कि मादर नदी के किनारे है। नेक्स्ट बात करते हैं धौलावीरा। जो धौलावीरा है वो भी गुजरात में। एक लोथल गुजरात में है। बनामली जो है वो हरियाणा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंगोई नदी के किनारे। और सुत का गेंडोर पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। गलती से ऑप्शन स्नानागार मत लगा देना। स्नानागार सबसे बड़ी इमारत नहीं है, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन कौन से का? ये सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड, नेक्स्ट पॉइंट है अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए। कालीबंगन से काली चूड़ियां, कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटें। लोथल से अग्निकुंड प्राप्त हुए। मन के बनाने के कारखाने लोथल तथा चन्हूगढ़ों से प्राप्त हुए हैं। जो लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। और चन्हूगढ़ों से प्राप्त हुए हैं क्या? मन के बनाने के कारखाने, क्योंकि ये एक बंदरगाह थे और बंदरगाह जहाँ थे वहीं से इनका व्यापार होता था। और व्यापार होता था यहाँ, तो यहाँ पे कारखाने भी होंगे, तभी तो व्यापार हो रहा है। तो मन के बनाने के कारखाने कहाँ? लोथल और चन्हूगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई। तो एक श्रृंगी पशु का वर्णन कहाँ से मिलता है? हड़प्पा की मोहरों से। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि मातृ सत्तात्मक राज था। तो माता की यहाँ प्रभुत्व प्रभुत्व था, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। और पशुओं में किसकी पूजा करते थे? कुबल वाले सांड की पूजा किया करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहले भी बता चुका हूँ, सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग और करते थे। तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना और आगे बात करते हैं किस किस की। ये लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और आपस 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 में लड़ाना भी इनको पसंद था। पासा खेलना भी इनको पसंद था।
इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, तो तलवार सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, और आग में पकी हुई मिट्टी को ये टेराकोटा बोला जाता है। टेराकोटा, टेराकोटा बोलते हैं जो मिट्टी आग में पकती है, जो मिट्टी आग में पक जाती है उसको टेराकोटा बोलते थे ये लोग। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। तो दोनों पॉइंटों को याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन करते थे, और इन लाल मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड बोलते हैं। क्या? मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत जोर से बाढ़ आई और बाढ़ के कारण पूरा तहस नहस हो गया और पूरी सभ्यता खत्म हो गई। आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मोहनजोदाड़ो एक पिक्चर आई थी, मोहनजोदाड़ो। आप उस पिक्चर को देखें, उस मूवी को देखें, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के बारे में। आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता। इसी के बाद वैदिक सभ्यता आ जाती है, और वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक का काल कितना बताया मैंने? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया यानी कि ईरान से आए थे। ये क्वेश्चन आया है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो वो मध्य एशिया से आए थे, और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में आकर बसे थे। अफगानिस्तान जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान पाकिस्तान, तो सबसे पहले इधर से ही आए थे, मध्य एशिया से, और पंजाब और अफगानिस्तान में जाकर बस गए। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्यों ने कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। जबकि जो सैंदववासी थे, सैंदववासी यानी कि द्रविड़, द्रविड़ों की कौन सी सभ्यता थी? द्रविड़ों की थी सिंधु घाटी की सभ्यता। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्यों की कौन सी भाषा थी?